कृष्णा जी निकालिए ना वो वाला क्या पीडीएफ। कौन आदमी है ना आप? हाँ? रुक जाइए अभी। चलो शांत रहो तुम। देखो तो यहाँ पे हमारा 30 से 40 यानी जो भी ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव इसमें शायद दिया हुआ है, 30 या 40 ऑब्जेक्टिव जो करेंगे हम बिहार बोर्ड के लिए, ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे ना 5 तो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन को गैस करेंगे जो कि इंपोर्टेंट होगा। 5 तो याद रखना 2 मार्क वाला, और 5 मार्क वाला क्वेश्चन हम केवल 2 बताएंगे। तो इतना एटलीस्ट तुम याद रख सकता, जो याद करने वाला भी होगा नहीं याद करने वाला भी होगा वो सब याद कर लेगा। गेट बंद करो तो वो आ रहा, चलो आने दो। चलो हल्ला हल्ला शांत रखना, जल्दी कर देंगे इसको। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? एक से जो हम 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन गैस करेंगे, कितना गैस करेंगे हम? 5 तो उसको याद रख लेना, और 5 नंबर वाला हम 2 तो गैस करेंगे, उसको याद रख लेना। अब बाकी जो पढ़ने वाला होगा पूरा बुक याद रखना, नहीं पढ़ने वाला होगा इतना एटलीस्ट पढ़ लेगा तो तुमको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो हम बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है। अगले दिन ही हम 40 मार्क का टेस्ट लेंगे। कितना मार्क का टेस्ट लेंगे? 40 मार्क का, जिसमें से 30 मार्क का क्वेश्चन जो जितना अभी पढ़ाएंगे ये ऑब्जेक्टिव जो 30 होगा 100, और साथ में ये जो होगा हमारा जो गैस करेंगे वो 30 मार्क तक उसमें से मिल जाएगा। और 10 मार्क हम क्या करेंगे, बुक में से अपना मन से जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा या सब्जेक्टिव होगा हम अपना मन से बना के ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर 40 मार्क का टेस्ट लेंगे। 30 मार्क तो सबको आना चाहिए, 30 से कम होगा तो फिर चोटिया देंगे सबको। 29 में नहीं आना चाहिए, 30 से नीचे नहीं आना चाहिए, 30 से ऊपर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, थोड़ा फास्ट में कर देंगे इसको। चलो तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो तो नॉर्मेलिटी पूछा है। नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मलता या सामान्यता भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। जब हम कंसंट्रेशन सांद्रता पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मलता कुछ और नहीं होता, ये मोलरता गुना n होता है, ये बताए थे। मतलब जब हम मोलरता को हम n मतलब यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर है, उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताओ तो? नॉर्मलता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तो एक बात बताओ तो तुम, ये जो हमारे पास जो दिया हुआ हिंदी में पढ़ लेते हैं, 0.3 मोलर फॉस्फोरिक अम्ल की सामान्यता बताओ। फॉस्फोरस अम्ल किसको बोलते हैं? तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था पी ब्लॉक में, नाम अब याद रखना सब पूरा एकदम, पी ब्लॉक हो डी ब्लॉक हो सब धीरे धीरे आने वाला है। एक होता था फॉस्फोरिक अम्ल, एक होता था फॉस्फोरस अम्ल। दोनों में क्या डिफरेंस बता देते हैं। अगर H3PO4 बोलेगा तो बोलेंगे फॉस्फोरिक अम्ल, इक आ जाता है फॉस्फोरिक। और जब H3PO3 का बात करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको हम? फॉस्फोरस अम्ल। अंतर है थोड़ा में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन 4 गो है तो इक आ जाएगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस अम्ल, ठीक। अब बताओ तो ये पानी में डालने पर कितना सारा H+ रिलीज करता है, देख लेते सुनो। पहले इसका डायग्राम बना दे, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? H आ जाएगा। देखते रहो कितना ऑक्सीजन इसमें है? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन सही में है। एक फॉस्फोरस है और कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। बताओ कौन सा H+ रिलीज होता है पानी में? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो बताओ इसमें ये देखकर मत जज करना कि कितना सारा H लगा, उतना ही सारा H निकलेगा बाहर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। तो बताओ कितना H निकलेगा? 2। बताओ बैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? N का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। मोलरता कितना दिया हुआ है? 0.3। तो 0.3 को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 0.6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना। ये भी मत करना कि H3 में 3 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 0.9 में टिक मारना, गलत हो जाएगा ये सही है 0.6। बात समझ में आ रहा है? चलो पेज को ऐड कर रहे हैं। तुम लोगों के पास PDF पहुंच गया ना? लिखना होगा ना, कुछ नहीं है, सब PDF में गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो तो, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं। हमने पढ़ा था मोलरता और नॉर्मलता, ये है मोललता, है ना। मोललता एक था मोलरता। तो मोललता जो होता है वो क्या होता है बताओ तो? मोल्स पर क्या होता है बताओ तो? मोललता
मोल पर किलोग्राम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो पेज को ऐड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर में कौन अफेक्ट नहीं करता है? तो जिसमें मास होता है, मास अफेक्ट नहीं होता। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पानी है मेरे पास 1 लीटर, गर्म करेगा तो पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, वेपर बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर जो है हमारा अफेक्ट नहीं करता। कौन नहीं अफेक्ट करेगा? जिसके पास मास होगा। देखो तो मास, फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता ये नहीं होगा, मोलैरिटी में वॉल्यूम आता ये नहीं होगा, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता ये नहीं होगा, तो क्या होगा? मोलैलिटी होगा, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सही है, सही है ना? चलो अगला देखो 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है। NaOH हमारा सॉल्यूट का काम करेगा, जिसको विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? विलय। NaOH हमारा विलय है, जो कितना ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो क्या पूछा है? मोलैरिटी बताओ, मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH को घोला गया। जैसे चीनी होता है ना, चीनी को घोलते हैं, तो इसमें 2 ग्राम NaOH रखा गया। कितना ml सॉल्यूशन के अंदर में? 200 ml के अंदर में। तो क्या पूछा बताओ तो? मोलरता बताओ, मोलरता बताओ। मोलरता का फॉर्मूला क्या था? हमने बोला था पर क्या आने के लिए, नहीं पर क्या है, तुम्हारा गलती है, हम कल बोले थे। क्या बताए बताओ तो? गिवन मास बटा मोलर मास इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ऐसे लिखे थे ना, रख सकते हैं। बताओ ग्राम कितना दिया हो? देखो तो 2 ग्राम, तो 2। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। 23 23 और 16 39 और 1 40, तो 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 बट्टा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बता, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 20 दूना 40। या वैसे भी कर सकते, 5 दूना 10 और 10 चौक 40 कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 40 कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 4। चलो ऐसे समझ में नहीं आया, रुको हम बताते हैं। 0 पॉइंट कितना आएगा? 25 आएगा। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 ग्राम बट्टा कितना हो जाएगा? 40, मोलर मास होता है 40 NaOH का, इंटू 1000 बट्टा कितना वॉल्यूम? 200, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, अपन दो ना 10, 10 बट्टा कितना हो जाएगा? 40, तो 10 चौक 40 यानी 1 बट्टा 4। 1 बट्टा 4 को क्या लिख दें हम? 0.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो पेज को ऐड कर रहे हैं। तो बोतल के बाद ली तू रहो। चल देखो तो ये वाला एक द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब विलयन में जनरली दो चीज होता है ना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक विलय और एक विलायक। वैसे 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने दो इस चैप्टर के अंदर में जो विलयन चैप्टर था हमारा, उसमें 2 चीज वाला पढ़ा था ना, तो द्विअंगी बोलते हैं। द्विअंगी भी बोल सकते हैं इसको, 2 अंग वाला मतलब 2 पार्ट है इसमें। ठीक, विलयन में विलय जो है वो ए है। विलय को क्या माना गया? ए। और विलायक को क्या माना है? बी। यानी ए हमारा सॉल्यूट है यानी विलय है, और बी हमारा क्या है? विलायक। ठीक है, ये ज्यादा है कम अमाउंट में। ठीक, तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? ए के बराबर एन ए मोल होगा ये। अब बी कितना मोल है? एन बी मोल है। तो विलयन में विलायक का मोल प्रभाज बताओ। विलायक का पूछा, विलायक का, तो विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो ऊपर में विलायक का नंबर ऑफ मोल, ऊपर में विलायक का नंबर ऑफ मोल मतलब विलायक का मोल की संख्या, और नीचे में क्या रखते हैं हम लोग? टोटल मोल, विलयन का मोल है ना, टोटल मोल। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो तो NB बटा Na प्लस NB। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना, जिसका पूछा उसी का नंबर ऑफ मोल ऊपर में, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल है। ये था हमारा। अगर पूछेगा विलय का तो क्या लिखते हैं हम? Na बटा में क्या लिखते हैं हम? Na प्लस NB है ना, ऐसे करते थे मोल प्रभाज में। तो हमको जनरली तुमको विलय का नहीं पूछेगा, कभी कभी विलय का भी पूछ सकता है, कभी कभी विलायक का भी पूछ सकता है। जिसका पूछेगा उसका मोल ऊपर में, बाकी नीचे में टोटल मोल। ठीक है, विलय का पूछेगा तो ऊपर में विलय का नंबर ऑफ मोल और नीचे में टोटल नंबर ऑफ। विलियन का नहीं पूछेगा, विलय का और विलायक का दोनों में से किसी का, हाँ दोनों में से पूछेगा। इसमें किसका पूछा था? विलायक का। ठीक, चलो ये देखो तो, आए जाली बैठो जले। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? बताओ तो। मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, है ना? सही है ना? अरे मच्छर साहब,
तुम लोग चाहता है कि मारे तुम लोग? हाँ, वो तो परसों तो मारवे करेंगे, ठीक है। कल टेस्ट लेंगे ना, उसके बाद मारेंगे। चलो देखो आगे, देखो सेम क्वेश्चन है। देखो अभी जस्ट किए थे सेम क्वेश्चन, वहां पे 2 ग्राम था, यहाँ पे कितना ग्राम है? 4 ग्राम है। डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो बोला नहीं, मोलरिटी पूछा, उस बार मोलरिटी भी था तभी ना, मोलरिटी ही था। तो बताओ मोलरता बराबर क्या होता है? गिवन मास बटा मोलर मास गुना 1000 बटा विलियन का आयतन भी हो जाएगा। किस में लेते हैं? इस ml में लेंगे, क्योंकि 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया है। हेलो, हाँ अभी क्लास में बात करते हूँ, आज क्लास होगा वहां पे। बताओ गिवन मास कितना है? 4। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। इसको याद रखना, NaOH का मोलर मास बहुत बार आता है, ठीक है, 40 होगा ये। गुना वॉल्यूम 1000 से डिवाइड कर दो। बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250, कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, कितना? 4 दाइन के 40, 4 दाइन के 40, कितना हो जाएगा? 4 बटा 10, यानी 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा? 2 बटा 5, 5 चौका 20, 0.4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, सही है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 बटा 5, यानी 5 को एक 0 बैठा दो, 5 का 20, यानी 0.4, सही है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो ऐड कर दें, सबके पास क्वेश्चन गया होगा, देख लेना अपना, क्वेश्चन नहीं कराएंगे अभी। अब देखो तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर HCl और वाटर का बहुत बार पूछता है, ठीक है, ये बताए थे एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितना होता है? 20.2% MHCl होता है। क्या 20.2 होता है? 20.2। सुनो समझा देते हैं। ये HCl को जब पानी में डालते हैं ना, सुनो, हम ये एक्चुअल में क्या होता है, स्थिर कुंवारी किसको बोलते हैं, ये लिखाए भी थे। जब हम HCl में पानी में डाल देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? 20.2%, मतलब इतना परसेंट लगा रहा है, इतना परसेंट HCl को क्या करते हैं? 100 ग्राम पानी में जब डाल देते हैं, इतना परसेंट HCl को, मतलब अगर 100 ग्राम का इतना परसेंट जब HCl को पानी में डाल देते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा सोल्यूशन बन जाता है कि एक ही टेम्परेचर पर ना दोनों उठना स्टार्ट कर देता है। ऐसा सोल्यूशन अंदर बन जाता है कि एक ही टेम्परेचर में दोनों उठना स्टार्ट कर देता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर कुंवारी बोलते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन में नहीं होगा। ऐसा देखा गया नेचर में कि 20.2% HCl को जब पानी में डाल देते हैं, तब क्या देखा जाता है कि एक ही टेम्परेचर पे क्या होता है? दोनों उठना स्टार्ट कर देता है। तो ये याद रखना, 20.2 बहुत बार पूछा हुआ ये बोलना कि HCl और वाटर का स्थिर कुंवारी जो होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर उसको बोलते हैं जो एक ही टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम अमाउंट में ऊपर उठना स्टार्ट करता है। हीट देते तो वेपर बनता है कि नहीं बनता है? तो एक ही टेम्परेचर होता है, तो वो 20.2%, और ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, 20.2% HCl। अगला देखो तो, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब देखो ये मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कभी कभी मिक्सिंग वाला जो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, हम समझा देते क्या होता, सुनो। ये क्या बोला है कि एक मिक्सर बनाना है। देखो तो एक कंटेनर है, इसमें क्या किया गया, हिंदी में चलो पढ़ लेते हैं। 750 ml क्या रखा गया है? HCl डाल दिया इसमें, ठीक है। एक और मेरे पास है, ये 2 मोलर वाला HCl को क्या किया गया है? एक फिर से डाल दिया गया उस कंटेनर के अंदर, मतलब 2 ठो मिक्सर है यहाँ पे, एक ठो ये वाला और एक ठो ये है। तब बोला है क्या उसका, तुम क्या बताओ? मोलरता बताओ। तुम सुनो, कभी भी दो चीज को अगर मिलाने का बात कर रहा होगा उसमें ना, एक सोल्यूशन ये एक सोल्यूशन है, दोनों को मिलाने का बात कर रहा होगा, उससे पूछेगा मोलरता, तो एक फॉर्मूला याद रखना, बता देते हैं। M बराबर यहाँ पे क्या रखना है? N1X1 प्लस N2X2, अब बट्टा में क्या रख देंगे हम? X1 प्लस X2। इसको याद रखना, काम चल जाएगा। अगर मिक्सिंग का बात कर रहा होगा तो ये कर लेना, ठीक। क्या करेंगे सुनो, N1 का मतलब यहाँ पे ना मोलरता रखना, ये जो M है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे शुरू में कितना दिया? देखो शुरू में ये कितना है, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये N1 हमारा ये हो जाएगा, और X1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 750 गुना कितना हो जाएगा? 0.5, बीच में क्या करो? प्लस जोड़ दो। फिर क्या करेंगे? 250 गुना 2, 250 गुना कितना हो जाएगा? 2। और नीचे में बताओ क्या करेंगे? X1 प्लस X2, इसको बोलेंगे वॉल्यूम को X1 और इसके वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? X2। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, जो आंसर होगा सो हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते, देखो तो वैसे ही आता नहीं है, आ जाएगा। तो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 1000 से डिवाइड कर दो।
चलो करते हैं, बताओ तो 750 को 1/2, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो बताओ इसको आधा करो तो 750 का आधा करो तो कितना होता है 375। तो 375 रख दो यहाँ पे प्लस, बताओ ये कितना 250 दूना 500, तो ये हो जाएगा 500 यहाँ पे, और नीचे में क्या हो जाएगा 1000। बताओ जोड़ो कितना हो जाएगा 875 बटा कितना हो जाएगा 1000। बताओ यहाँ पे क्या करें अब, पॉइंट में आंसर आएगा। तो क्या करो सुनो, एक जीरो ऊपर में ऐड कर दो, फिर दशमलव के बाद एक जीरो पीछा कर देंगे हम। तो बताओ कितना हो जाएगा 1000, मतलब इसको डिवाइड कर दो कितना आ रहा 875 आ रहा है, रुको एक मिनट, 875 नीचे में कितना 1000 है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला हो जाएगा ना। एक जीरो बैठा दो कितना होगा 0.875, ऐसा करके आंसर आ जाएगा। अरे मैंने सॉल्व करने के लिए 1000 को 850 में डिवाइड करने के लिए, चलो नहीं करो तो डायरेक्ट हमारा कितना आंसर हो जाएगा 0. अरे जीरो से मल्टीप्लाई करने फायदा जल्दी कट जाएगा, फिर एक दशमलव पीछे कर देंगे हम। ऐसे क्या जैसे हम 1/10 रखते हैं, तो ऐसे को ऐसे कर ले, जीरो से मल्टीप्लाई करके 10 सेकंड 10 1 कर लो, एक दशमलव पीछे खिसका दो, ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सॉल्व करने ना आ जाएगा हमारा आंसर। चलो ऐड कर रहे हैं, ये देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, जल्दी बताओ। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम वाला डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम इसमें है, मोलैरिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। चलो चलो ये देखो तो प्रेशर हेनरी कांस्टेंट, हेनरी वाला क्या पढ़ते P बराबर KH इंटू एक्स, ऐसा पढ़ा था। ये याद रख रहे KH जो होता है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान बढ़ाने पर KH का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ताप बढ़ने से क्या होता है KH बढ़ता, बी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो ये देखो तो नियम जो बताता है किसी ताप पर विलायक के दिए हुए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा। देखो सुनो, गैस को ना किसी लिक्विड घोल रहे हैं हम, कौन ने दिया था इसके बारे में, हेनरी ने। हेनरी का लॉ, किसी भी जैसे कोको कोला के अंदर में क्या कहते हैं गैस को भरते कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा हो जाएगा हेनरी का नियम। चलो ये तो नहीं है हमारा, यह देखो Which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure। बताओ तो वेपर प्रेशर जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने राउल्ट का जो स्टडी किया था, राउल्ट ने क्या बोला था कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, मतलब मोल अंश का, मोल ये प्रेशर किससे रिलेट कर रहा है मोल अंश से। तो वही पूछा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है वो विलियन की सांद्रता, मतलब सांद्रता तो बहुत टाइप का था हमारा, सांद्रता कंसंट्रेशन टाइप का लिस्ट था पूरा। तो हाँ, तो ये हम बोल रहे हैं कि वाष्प दाब जो मैंने बात किया था, वेपर प्रेशर का जो बात किया था, तो राउल्ट ने वेपर प्रेशर को किससे रिलेट किया था, कौन से सांद्रता से, मोल अंश से, मोल प्रभाज से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी हो जाएगा हमारा। ये देखो क्या बॉयल का नियम पढ़ा था इसमें, चार्ल्स का नियम पढ़ा था इसमें, ग्राम का नियम था, तो क्या था हमारा राउल्ट का नियम, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLBP। चलो ये देखो तो करो जल्दी, ये पढ़ा था ना अभी जस्ट, तो देखा देखो अब भूले गया, देखो यहाँ पे ये पढ़े थे हम ना RLVP क्या था, इसका हिंदी में क्या बोलते थे बताओ तो, वाष्पीय दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब बताओ है शांत रहो, P0 माइनस P बटा में क्या है P0, हमने पढ़ा था ये जो होता है वो एक क्या होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। RLVP क्या है, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है जो केवल केवल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा पे, कितना सारा चीनी डाले उसके पीस पे डिपेंड करता है। याद रखना जो हमारे पास जितना सारा अनुसंख्यक गुणधर्म है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, यानी विलय की संख्या पे डिपेंड करता है, विलय की संख्या पे। तो बताओ विलय की संख्या को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया, मोल फ्रैक्शन से, मोल अंश से, किसके मोल अंश से, बी के मोल अंश से, बी मतलब विलय के मोल अंश से। तो वही तो पूछा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राउल्ट के अनुसार जो है वाष्पीय दाब का जो अपेक्षिक अवनमन था वो किसी अवाष्पशील
अवाष्पशील के किस पर डिपेंड करता था? मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता था, मोल अंश पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं इसको हम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विलय के मोल प्रभाज के बराबर। विलय चीनी, पानी नहीं चीनी, कितना सारा चीनी डाले उस पर डिपेंड करेगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, प्रतिशत नहीं है, मोल प्रतिशत मत बोलना, प्रतिशत थोड़ी नहीं है, मोल अंश है, मोल प्रभाज है हमारा। ठीक है, ये बोल रहा था कितना, ये गलत हो जाएगा। चलो ये तो नहीं है। चलो ये देखो तो, आदर्श विलयन के लिए जीरो के बराबर नहीं होता। सुनो, आदर्श विलयन के लिए तीन चीज याद रखना, हम बता रहे हैं। एक डेल्टा एच, एक डेल्टा भी, एक होता डेल्टा एस, और एक होता डेल्टा जी। हम बता रहे हैं, अभी याद रखना है इसको। आदर्श विलयन के लिए वहां पर लिखाए थे हम। बता, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। जितना एनर्जी इसमें उतना एनर्जी इसमें, दोनों को मिलाएंगे उतना एनर्जी इसमें होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जीरो, तो जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? जीरो। 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना होगा? 3 लीटर पानी। आदर्श गैस जीरो के बराबर। बताओ, इंट्रोपी, रेंडमनेस हमेशा बढ़ता है। अगर 1 लीटर पानी में अगर 2 लीटर कोई चीज को मिलाएंगे तो पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाएगा ना, तो मूवमेंट को ही बोलते हैं डेल्टा एस, इंट्रोपी का नाम बोलते हैं इसको हम। ये हमेशा कितना होता है? ग्रेटर देन जीरो। आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमेशा डेल्टा एस किसके बराबर होता है? लेस देन जीरो। हाँ, जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और डेल्टा जी हमेशा क्या होता है? लेस देन जीरो। तो ये दोनों तो हमेशा याद रखना, आदर्श विलयन हो या अनादर्श विलयन हो, दोनों हमेशा यही होगा ये पॉइंट। इस दोनों में, ये आदर्श विलयन की बात करें तो ये दोनों हमेशा कितना होगा? जीरो के बराबर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है? नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कौन नहीं होगा? बताओ, डेल्टा एच क्या जीरो के बराबर है? ठीक। डेल्टा एस क्या जीरो के बराबर है? नहीं, जीरो से बड़ा है। तो नॉट इक्वल टू जीरो, कौन जीरो के बराबर नहीं होगा? डेल्टा एस जीरो के बराबर नहीं होगा। ये याद रखना पूरा लिस्ट, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसे करके, समझ आ रहा ना? इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, रेंडमनेस पार्टिकल क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। चलो ये देखो तो, इनकरेक्ट पूछ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बताओ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट मतलब गलत कौन सा है? बताओ, ये तो सही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अभी जस्ट देखा था, ये भी सही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्या ये सही है? डेल्टा जी हमेशा क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बता देते, सुनो। ये देखो क्या दिया हो, सुनो। हम कभी भी प्रेशर निकालते थे, प्रेशर को दो तरीका से निकाल सकते थे, वाष्पीय दाब। एक तो हम एक्सपेरिमेंट करके लाते थे, ठीक है। अगर वो एक्सपेरिमेंट अगर आइडियल के फॉर्मूला से मैच कर जाता था, बात समझो। एक हम क्या करते थे, मान लो मेरे पास ना सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो हमको पता कुछ वेपर्स बनाएगा, तो वेपर निकालने का कितना सारा तरीका। एक तो हम इसमें बैरोमीटर डाल दो, इंस्ट्रूमेंट, तब मेजर कर सकते हैं। मान लो वैल्यू किसके बराबर है? 10 एटीएम के बराबर, ठीक है। अगर राउल्ट लॉ के फॉर्मूला से भी इसका आंसर अगर 10 के बराबर है, तो इसी सॉल्यूशन में क्या बोलते थे हम लोग? आदर्श विलयन, आदर्श विलयन बोलते थे। तो ये पूछा हुआ है जो डेल्टा पी होगा हमारा, पी ऑब्जर्व और पी, इस दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा या नहीं? सुनो, देखते रहो। हमने ऑब्जर्व करके जो प्रेशर निकाला 10 एटीएम, और राउल्ट के फॉर्मूला, ये पी जो यहाँ पे दिया हुआ उसको समझ सकते हैं, ये राउल्ट के फॉर्मूला से आया हुआ। तो राउल्ट दिया था 100, तो बताओ दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। आदर्श गैस के लिए, आदर्श सॉल्यूशन के लिए तो वही दिया हुआ, इसमें जीरो देना चाहिए इसको। तो ये भी हमारा सही होता है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्चुअली में ये गलत है, ये सही हो जाएगा हमारा। इस दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? आदर्श गैस के लिए जीरो के बराबर। तुम फॉर्मूला से बिठा लो या एक्सपेरिमेंट करके लाओ, दोनों का वैल्यू क्या होगा? हमेशा बराबर ही होगा। ये दिया हुआ डाटा तो समझ लेना इसको, ठीक है ना। इसका डी होगा डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। चलो ये देखो तो, आदर्श विलयन के लिए सही कौन सा है? क्या डेल्टा जी सही है? नहीं है। क्या डेल्टा एच सही है? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चारों में से चेक कर लेना। देखो डेल्टा यू जो है ना यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये हम समझा देते हैं। पहली बात, डेल्टा एस बताओ तो क्या है, गलत है कि सही है? गलत है, ठीक। लेकिन इंटरनल एनर्जी में ना यहाँ पे ना गलत किया हुआ है, इंटरनल एनर्जी में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी भी एक प्रकार क्या होता है?
एनर्जी ही होता है, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 देना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, इसको तुम लोग गलत कर लेना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसके जगह पर नन ऑफ दिस कर लेना। वैसे हमारा आंसर तो यही होगा, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी का बातें नहीं करना, कभी पूछेगा भी नहीं हो। इंटरनल एनर्जी भी एक प्रकार क्या होता है, एनर्जी ही होता है। डेल्टा एच जो है ना, तो डेल्टा यू बोल सकते, दोनों आपस में सेम ही होता है। अरे इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, दोनों को मिला देंगे वो एनर्जी। ये दोनों आपस में क्या है, सेम टर्म ही है। वैसे ऑप्शन में हम बी भी सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का बात नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, केवल और केवल सी। आएगा तो दोनों सही कर सकते हैं, अगर आएगा तो। वैसे आएगा नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा में डाल दिया गया है, वैसे ये हमारा गलत है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी की बातें मैंने नहीं किया था इस पूरा टॉपिक में, तो ये नहीं आएगा इसमें, देख लेना। ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा। अगर ऐसे दिया रहता तो बी भी हमारा सही हो जाता, लेकिन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो जनरली हम अगर करेंगे तो जनरली क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, सी, क्योंकि सी के बारे में बात की है चैप्टर में। हाँ ये नहीं होता तो ये, क्योंकि ये भी एनर्जी ही है, ये भी क्या है, एनर्जी ही है। दोनों एनर्जी क्या, दोनों एनर्जी के बराबर वैल्यू कितना होगा, हमेशा 0 के बराबर ही होगा। अरे सॉल्यूट का एनर्जी, सॉल्वेंट का एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर, वही है। चलो ये बताओ तो, अब राउल्ट्स लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ फॉलो करता है। राउल्ट लॉ का प्रेशर निकालो, हम मेजरमेंट करेंगे, दोनों का प्रेशर क्या होगा, बराबर, तब बोलेंगे क्या करेंगे, राउल्ट को फॉलो कर रहा है ये, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या करता है, राउल्ट लॉ का पालन करता है, ठीक। चलो ये देखो तो, ये नहीं है, अब ये पढ़ो, विच अमंग द फॉलोइंग, नहीं नहीं पढ़ रहे थे, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अरे डी होगा ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। पराशर्ती दाब को पाई से इंडिकेट करते थे, डेल्टा टी अब क्या हमारा डिप, पाई बराबर सी आर टी, एम मत रखना है, सी के जगह पे एम रख सकते हैं। पाई बराबर एम आर टी, सी मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता, तो याद रख दो चीज, पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी, या पाई बराबर एम इंटू आर इंटू टी। सी मत बोलना, ये क्या, पाई हमारा होगा हमेशा, हमेशा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्या के भी गुणधर्म है हमारे यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट था एक तो। डेल्टा टीबी को क्या किया था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एम किया था उसको बराबर किया था, तो लिखा था के बी इंटू एम, ये तो कांस्टेंट है हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। अरे ये 3 है ना हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म, तो ये नहीं होगा ना। चलो ये देखो तो, बताओ जल्दी, अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, चीनी के अमाउंट पे, विलय की मात्रा पे, बताओ देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल ओनली, कहां पे दिया हुआ, केवल कणों की संख्या पर, केवल कणों की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर, कणों के आकार पर। इसमें विलय देना छोड़ दिया वो, केवल कणों की संख्या, किसके कण, विलय के कण, विलय के कण की संख्या पर डिपेंड करता, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ओनली, केवल इसी से मतलब है, कौन चीज डाल रहे मतलब नहीं, कितना डाल रहे उस पर मतलब है उसको। चलो आगे देखो तो, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये तो नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, बहुत सारा दे दिया है इसमें, कुछ कर देता है ये, कुछ कर सकता है। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है अत्ते में देखो छाटा गिरा था, एक बार में देख लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट मत बोलना, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं था, एलिवेशन क्या था, डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट था, क्वथनांक उन्नयन था, है ना, पूरा नाम आना चाहिए। ये हिमांक डायरेक्ट नहीं, हिमांक क्या था, ये हिमांक अब हिमांक उन्नयन था ना, और हाँ हिमांक उन्नयन, हाँ उल्टा हो गया, वो हिमांक अवनमन था, ये तो नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ ना, इसको डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट देना चाहिए, तो गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, पाई का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ये भी छोड़ दिया, इसको बोलेंगे पूरा परासरणी दाब, इंग्लिश में सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर तक सही दिया हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलना चाहिए, इसको परासरणी दाब बोलना चाहिए।
चुप जा रहा। चलो इसको बनाओ तो। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे गैस कम है। अगर गैस कम है तो गैस का मॉलिक्यूल ही कम है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बताओ, ये बोला वही कि पहाड़ों पर जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्योंकि क्या हो जाता है वहां पे, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, याद रखना। पहाड़ पे जाएंगे, मान लो कि अभी अगर हम यहाँ पे अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री पे गर्म होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो पानी 70 डिग्री पर ही बॉयल होने लगता है, पता है। तो वही लिखा हुआ है, पहाड़ों पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है, मतलब कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है, वो बॉयल करने लगेगा। अब ऐसा क्यों, समझा देते, सुनो तो। कहीं ये पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वहां पे, हम सुनो तो। हिमांक क्या था, किसी को पता है हिमांक क्या था? हिमांक क्या था, हिमांक का डेफिनेशन किसी को पता है, बताओ तो। हिमांक क्या था, क्वथनांक कोई बता सकता तो जल्दी बताओ, हिमांक क्या था और क्वथनांक क्या था? चल तू खड़ा हो तो, नहीं करा कुछ, तू खड़ा हो ना। हाँ, हिमांक और क्वथनांक क्या था वो बताओ तो। कौन? हिमांक होता है ठोस से द्रव में, और ये ये जो क्या क्वथनांक क्या था हमारा, वो ताप जिसपे क्या होता है, ये बॉयल करना था, ठीक है। चलो सो बैठो अब बताओ तो, कोई भी चीज को बॉयल कराने के लिए हमने क्या कंडीशन रखा था, कि अंदर का जो वाष्प, अंदर का जो हमारा वेपर्स होगा, अंदर का जो वाष्प होगा वो बाहर के क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखते रहो कि क्या है, मतलब कम टेम्परेचर पर ही पहाड़ सब पर क्या होता है, पानी बॉयल करने लगता है, समझा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, क्वथनांक हमारा क्या था, क्वथनांक एक टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर कोई भी चीज बॉयल करता था। क्वथनांक में क्या बोलते थे कि अंदर का जो हमारे पास जो अंदर का जो दाब होगा वो बाहर का जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ तो, क्या बाहर का वायुमंडलीय दाब बढ़ गया है कि घट गया है? घट गया ऊपर जाते जाते। अगर घट के मान लो कम हो गया है तो बताओ, अब ये कम, अगर कम ही वेपर बनाएगा अंदर में तो ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, वही तो लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगेगा, जिसको बोलते हैं क्वथनांक का होना, बॉयल करना। ऐड करें? इसको देखो, हाँ ये 2K प्लस और SO4 2 माइनस, पार्टिकल कितना गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये। क्योंकि हमको पता है निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, हिमांक अवनमन। चलो ये देखो तो, एटीएम हो जाएगा। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, प्रासरणी दाब है, दाब का यूनिट क्या होता है, एटीएम, ठीक है। चलो ये देखो तो, पी मत बोलना, पाई बोलो। पाई बराबर CRT। कितना टाइम हो गया, बताओ जल्दी, क्या करें बताओ। एक गोल है, एक विलियन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका परासरण दाब कितना सारा है, 300 केल्विन पर, 300 टेम्परेचर पर कितना दिया हुआ है, 0.0821। बताओ पाई का वैल्यू कितना है, 0.0821 बराबर। सांद्रता दिया हुआ है, नहीं निकालना, तभी तो मोलर मोलर पूछा हुआ है, सांद्रता निकालना, C निकालना है। बताओ R का वैल्यू कितना होता है, 0.0821, ये लिखा है तो वहां पे 0.021, जिसको बोलते थे सोल्यूशन नियतांक, वहां पे R का वैल्यू। और टेम्परेचर कितना है, 300। बताओ इससे इसे काट दें, दोनों सेम ही कट जाएगा। बताओ C बराबर क्या लिख दे हम, 1/300 हो तो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ 300 तो ऊपर में क्या करे, बताओ तो, ऊपर में 3 को जीरो एक्स्ट्रा बैठा दे, 1 2 3 ऐसे करके, ताकि कट जाए वो आराम से। फिर 3 जीरो पीछे खिसका देंगे हम। कैसे सॉल्व किया था सुनो, एक पे मैंने क्या किया, 3 जीरो बैठा दिया और नीचे में कितना 300, जो आंसर आएगा उसमें 3 जीरो पीछा खिसका देंगे हम, तो आंसर मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ठीक। बताओ तो 3 तिया
900, यानी ये 3.3 के आसपास आएगा। 300 को 160 से डिवाइड करो, 3 तिया 900, मतलब 3.3 के आसपास आएगा ये। ठीक, बताओ कितना जीरो मैंने बैठाया है? 3 जीरो, मतलब दशमलव के बाद 3 पॉइंट पीछे किसके ये? बताओ कौन सा 3.0 है? 1 2 3, मतलब दशमलव यहां आएगा हमारा, मतलब दशमलव कितना आएगा? 0.033 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आए आए, तुम लोग मोबाइल निकालो तो 1/300 करो तो कितना रहा? ये तब 1 2 3 आए, ये सही होगा मेरा वाला, देखो तो 1/300 करो ना मोबाइल में। कते ला क्या सही है? तो गलत है ना, एगो जीरो बैठा देने बीच में आप सही बात है। अरे 3 को जीरो बैठाया है ना, तो दशमलव के बाद 3 नंबर पीछे जाना पड़ेगा। तो 1 नंबर तो ये हो गया, तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर अब यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। गलत कर दिया, चलो कोई क्या बात है उसको। ठीक है, डी कर देना एगो जीरो बैठा के। चलो ऐड कर दें, अभी तक सोचे रहा था। चलो देखो ये वाला, पानी को जो शुद्ध कर किया था ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर, आरओ बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना, उसी पे आया था रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, पढ़ लेना, ये आरओ होता है इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पानी तुम लोग नहीं पिया है? आरओ का पानी तो वही है, पानी को शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस चल रहा था उसको उल्टा कर दो, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, चलो आगे देखो ये। अरे पी लिख सकता, पी या पाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एम, ये तो बोल रहा था एम ना। पाई तुम लिखो, हमेशा पाई लिखो, पी लिख सकता, प्रेशर है ना वो, लेकिन तुम लिखने का तरीका पाई में चेंज होगा। पाई बुक में पाई दिया हुआ, दे सकता आप पी यहाँ पे। पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी, तो बताओ कौन जाए? पी बराबर सी इंटू आर इंटू टी। पी और पाई सेम ही है। लगा रहा है, देखो घूम रहा है आराम से, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। चलो ये बताओ तो, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको जाने का परमिशन देता है? पानी को, चीनी को नहीं जाने देगा ये। ठीक है, चलो ये देखो तो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? विद्युत अपघटक। याद रखना, विद्युत अपघटक को इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटक। मतलब पानी में जाके टूट जाएगा वो, केटायन और एनायन में। तो चीनी नहीं टूटता है, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, तो क्या टूटेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम आ गया, मेटल आ गया पानी में, वो मेटल में टूट जाएगा वो। ठीक है, चलो आगे देखो तो, मिलाना है, देखो तो हल्का है ये राउल्ट लॉ को मिला दो इधर से, हेनरी लॉ को कहाँ मिला देंगे हम? पी बराबर के इंटू एक्स। क्वथनांक का उन्नयन कहाँ गया? क्या है ये? एक मिनट रुक, परासरणी दाब क्या हो जाएगा? पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी। राउल्ट लॉ कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। हेनरी लॉ कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। अब देखो हिमांक कहाँ गया? हिमांक मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये वाला हो जाएगा टीएफ, ये वाला। उन्नयन वाला कहाँ चला जाएगा? ये वाला। ठीक है, बॉइलिंग वाला। चलो ऐड कर दे, कर लेना, ये सब पढ़ाए हुए हैं। वैसे वीडियो बन रहा है, जिसको देखना हो तो रूम देख सकता है, रूम में। ठीक है, आराम से। चलो ये देखो तो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो बनाते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन वही बना पाएगा जो क्लास 11th में हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। कैसे होगा बी? बना दे तेरे को। देखो यहाँ पे क्या दिया? बेरियम नाइट्रेट दिया हुआ,
बता पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? ऐ शांत रहो, ऐ चुपचाप रहो। देखो तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई टर्म है। पहली बात है बेरियम नाइट्रेट क्या एक सॉल्ट है, लवण है, पानी में डालेंगे तो केटायन और एनायन में पहले बना लेते हैं इसको हम, BaNO2 का होल ट्वाइस। ऐ दोबारा नहीं बताएंगे, देखते रहो यहाँ पे। बताओ यहाँ पे N2 का होल ट्वाइस 2 है तो इधर क्या होगा 2 का पॉजिटिव, ऐसे करते थे हम, 2 इधर है तो 2 का पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा Ba पे कितना चार्ज हो जाएगा 2 का प्लस, इधर नीचे में कितना 1 है, इस पे 1 का माइनस हो जाएगा। ये कितना अमाउंट में है 2 अमाउंट में है, तो क्या करेंगे 2 NO2 पे कितना हो जाएगा पे माइनस। वैसे यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट होना चाहिए NO3 होना चाहिए या NO2 दिया हुआ है, ठीक है HNO3 होना चाहिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो NO2 माइनस ही रहने देते हैं यहाँ पे 2NO2 माइनस। जैसे होता है नाइट्रिक एसिड को ब्रेक करता है तो नाइट्रेट में नहीं टूटता है NO3 माइनस में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए NO3 होना चाहिए ना, गलत दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं हमको, ठीक है वैसे कुछ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक बात बताओ, हमको पता है ये बेरियम कहाँ का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का। अब जहां पर एलिमेंट हो, जैसे पर हलीना का रब से फरियाद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बाप बेरियम आ गया ना यहाँ पे, सेकेंड ग्रुप का है तभी तो 2 का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक बताओ तो सेकेंड ग्रुप का नाइट्रेट हो या पहला ग्रुप का नाइट्रेट हो, स्ट्रॉन्ग टर्म है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाएगा वो, अब पानी में क्या होगा लगभग 100% टूट जाएगा। ठीक है तो 100% टूटने का क्या मतलब है कि देखो तो इसका हम अगर वेंट ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, पढ़ा था ना वेंट ऑफ फैक्टर पानी में कितना गुना बढ़ जाता है पार्टिकल रखने से। तो मैंने रखा 1, पानी में कितना हो गया 3 हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, मतलब टूटने के बाद और नीचे में क्या होगा टूटने से पहले। वैसे पानी में 1 डालेंगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या था वेंट ऑफ फैक्टर, बताओ तो पानी में डालने के बाद कितना है तो 2 और 1 3, पहले कितना था 1, तो बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए था हमको, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कहाँ गया, दिया हुआ कितना है 2.74, कितना दिया हुआ है 2.74। अब दिमाग हो गया कंफ्यूज, देखो सुनो तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन देखो हम जनरल वैसे हम 3 मान के चलते भी है, क्वेश्चन भी करते 3 मान के करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम तो बोल देते कि 100% के पानी में जाकर टूटे जाएगा, मतलब जितना सारा था उतना सारा पानी में क्या हो जाएगा ये डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब पानी में एक रखा तो 3 हो गया यहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% नहीं टूटता है। अगर मैंने बोला कि 5 मॉलिक्यूल को पानी में डाला है, ठीक है तो मान लो कितना बनना चाहिए 15 तो बनना चाहिए, एक डालने से 3 बनता है तो 5 डालने से कितना बनेगा 15 का पार्टिकल बनेगा, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ कम जाता है, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर में हम 100% मान के चलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या मान के चला 100% नहीं टूटता है, ये क्वेश्चन क्या मान के चला है कि आई का वैल्यू कितना होगा 2.74, मतलब जितना सारा तुम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो कि 1 का कितना हो जाएगा ये 3 गुना हो जाना चाहिए था, तो ये बोलता 3 गुना नहीं हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 2.74 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 2.74 गुना। वैसे ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं, हम समझा देते क्या होता सुनो। अब चलो बनाते हैं क्लास 11th पढ़ा था थोड़ा सा टॉपिक हम, जब कभी भी इक्विलिब्रियम का बात करते थे तब बोलते थे इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होता है हमारे पास, जैसे मान लो AB है, A प्लस में टूटा और मान लो किस में टूटा B माइनस में, अगर 100% टूट जाता था तो बोलते थे ये 0 बच गया, ये कुछ बच गया टर्म हमारा। लेकिन यहाँ पे 100% क्या डिसोसिएट हुआ हमारा, पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ है, तो इसमें ना कुछ हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से काम करेंगे। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन समझ लेते सुनो। मान लो पानी में डालने से पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था C के बराबर, 1 मोलर होगा 2 मोलर होगा कुछ होगा, तो हम क्या मान लिया यहाँ पे C के बराबर मान लिया। शुरू में कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, ऐसे बनाना है। बताओ कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा डिसोसिएट करेगा, टूटना स्टार्ट करेगा। क्या 100% टूटेगा 100% नहीं टूटेगा। अगर 100% टूट जाता तो इसको 0 मान लेते, इसको 1 और इसको 2 कर देते यहाँ पे हम। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं टूट रहा, हमने क्या बोला कि C में से C अल्फा जा रहा होगा, 1 में से जाता अल्फा तो C में से कितना जाएगा C अल्फा, पूरा नहीं टूटा, कुछ ना कुछ बच जाएगा वहां पे, तभी तो 2.74 दिया हुआ। अगर 3 रहता तो पूरा पूरा तोड़ देते वहां पे हम, तो क्या दिया C में से कितना गया
सी अल्फा। बताओ एक जाता है तो कितना बनाता है ये, एक से एक बनाता है, तो बताओ सी अल्फा गया था यहाँ पे कितना बनेगा सी अल्फा। सी यहाँ पे सांद्रता दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी। एक जाता तो कितना बनाता है ये, दो बनाता, लेकिन बताओ यहां से कितना गया है सी अल्फा गया था, यहाँ पर कितना बनेगा सी अल्फा बनेगा, 2 सी अल्फा बनेगा, एक का दो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। आई का वैल्यू, आई क्या बोलता था बताओ तो, टूटने के बाद और टूटने से पहले। तो बताओ टूटने के बाद कितना सारा, देखो तो सी अल्फा प्लस 2 सी अल्फा। अब बताओ पानी के अंदर में ये भी टर्म तो होगा उसमें पड़ा हुआ, इसका भी तो एक पार्टिकल है ना। अरे जो भी बचा तो ये भी एक पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ये भी एक मॉलिक्यूल अगर ये भी होता है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अरे ये दोनों 1 और 2 में टूट गया, लेकिन पूरा 100% नहीं टूटता है, तो इसका भी कुछ अंश तो बचेगा, तो इसको भी लेना पड़ेगा इसमें। तो क्या करेंगे, प्लस सी माइनस सी अल्फा। ये सब बच गया पानी में, सो है टूटने के बाद है ये तो दोनों टूटा ही है, लेकिन साथ में कुछ तो ये भी बचा होगा, तो ये भी तो एक पार्टिकल ही ना, इसको भी रखना पड़ेगा ऊपर में। हाँ, रिएक्शन के टाइम के बाद है ये बट्टा। बताओ पहले कितना था सी, पानी में रखने से पहले मैंने बोला सी है, तो नीचे में कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो कितना आ रहा है, 2 1 3 सी अल्फा, और 3 सी अल्फा में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2 सी अल्फा। तो बताओ 2 सी अल्फा प्लस कितना हो जाएगा सी, या नीचे में कितना है सी। बताओ सी को कॉमन ले लो ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, और नीचे में कितना हो जाएगा सी। सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब सांद्रता जो दिया हुआ था यहाँ पे सी, सी यहाँ पे एक्चुअल में 0.1 मोलर था, तो सी से सी कटे गया ना, तो रखने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर रखना पड़ता तो 0.1 रख देते। ठीक है, बचा क्या बताओ तो 2 अल्फा प्लस 1। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 2 अल्फा प्लस 1। अब बताओ हमको निकालना क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब विघटन स्तर बोलते हैं, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा को बोलते हैं विघटन का स्तर, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। बताओ आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना है 2.74। बताओ प्लस 1 को इधर ले आए हम, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, सुनो फिर से समझा देते हैं, पहले इसको पढ़ लेते। देखो 1.74, 2 में से 1 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 1.74, और 2 को नीचे ले आए हम, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या है अल्फा। ठीक, अब बताओ सब किस में आंसर दिया, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब कर लो, आप बताओ 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 1.74 में 1.74 बट्टा कितना हो जाएगा 2, गुना कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बताओ तो 174 बट्टा 2। 100 से परसेंटेज में पूछा है, कितना आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे ये कभी आने वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल 11th क्लास से कुछ टॉपिक उठाया गया। हाँ आएगा तो रख लेना इसको ऐसे करके। ये पानी में पूरा नहीं टूटता है, पानी में कितना टूटा है बताओ, 1 का 2.74 गुना टूटा है। आंसर समझ में आ जाएगा वैसे, आए तो खैर उधर है। चलो बताओ, समझा कि फिर से समझा इसको, हम समझ में आ गया ना, बढ़ आगे बढ़े। चलो चलो अब देखो तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, चल तू खड़ा हो तो पहले तू ही, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बताओ दोनों का तुम फार्मूला बनाओ तो कैसे जुड़ेगा दोनों आपस में। अब BaOH का होल ट्वाइस जुड़ेगा कि BaOH जुड़ेगा कि BOH का होल थ्राइस में टूटेगा, जुड़ेगा। रुको हम बता देते पहले, BaOH बनेगा इसका फार्मूला कि BaOH का होल ट्वाइस बनेगा कि BaOH का होल थ्राइस बनेगा। पहले बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस तीनों, दूसरा वाला, क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है BaOH का होल ट्वाइस। अब बताओ BaOH के होल ट्वाइस को जब पानी में डाल देते हैं तो बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कितना गुना बढ़ा देगा, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे लेकर चले। जनरली वैसे पूरा 100% नहीं टूटता, कुछ कम हो जाता है, लेकिन लगभग क्या मान के चलते हैं हम, 3 मान के चलते हैं। चलो ये बनाओ तो, अब चल तो बैठ, तू खड़ा हुआ। CaNO3 का क्या है होल ट्वाइस है,
इसको बताओ तो, ब्रेक करो तो पानी के अंदर में। आंसर तुम बोला डायरेक्ट। अरे देखो, ये तुम कंफ्यूज क्या होता देखो, NO3 पे कितना 2 है, तो 2 का मतलब इस पे कितना का चार्ज होगा, 2 का प्लस, इस पे कितना नीचे 1 है तो इस पे कितना का 1 का माइनस। अब तुम ब्रेक कर लो ना इसको, Ca2 प्लस, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा NO3 पे -1 का चार्ज। अब बताओ ये कितना सारा मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ पानी में डालने से पहले 1 था, लेकिन डालने के बाद कितना हो गया, 2 और 1 3 हुए, कितना गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, 4 गुना नहीं होगा। और हो क्या, अब खत्म हो गया। सुनो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना सारा था इसमें नहीं गिने हैं हम, ये सबको एक बार पढ़ लेना। हम 5 गो यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन गैस कर रहे हैं, जो पढ़ने वाला नहीं हुआ उसके लिए केवल याद करना है। 5 को 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 टॉप 5 नंबर दे रहे हैं, उसको घर पे जाके याद करके आना, कल टेस्ट में वो आएगा। ठीक है, कल टेस्ट में 40 मार्क का टेस्ट होगा, जिसमें 3 मार्क वो स्टूडेंट कर पाएगा जो पूरा पढ़ा होगा आज ये, और जो हम गैस करके जो क्वेश्चन देंगे वो, और जो एक्स्ट्रा बुक कॉपी पढ़ के आएगा उसको 40 में 40 बन जाएगा। तो तुम अपना से करना। लेकिन जब हम क्या करेंगे, सुनो शांत रहो अभी, हमको कम से कम टेस्ट में 30 मार्क सबसे आना चाहिए। 30 से कम आएगा तो चोटमेदा छुड़ा देंगे सबका हम, और 40 आएगा तो उसको उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट्स बी अ बिग हैंड। चलो क्वेश्चन लिख लो तो, लिखा देते हैं। क्या है, हटा दिया। चलो जल्दी को तो 5 क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आएगा, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब 5 नंबर वाला 2 तो देंगे, जल्दी करो। हाँ मतलब पागल आदमी, अब इसमें से कोनो कम करके उठाएंगे ना, कि सब उठा लेंगे हम।
छाट छाट के उठाएंगे ना, तो तू सब ABCD करके याद आ जाएगा, याद करके आ जाएगा। तो जैसे 87% तो सब रट लिया अभी, हम क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, तरीका पता होना चाहिए। क्या टाइम लगा, कितना देर में खत्म कर दिया? वो दैया दो चोर 87% में टिक मारे। कुछ दिया था, आपने बताया था, हम बोले चारों में से का उल्लेख करने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? चलो सुनो, 2 मिनट टाइम दो तुमको, फिर छोड़ देंगे। सुनो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, और 5 को 2 नंबर दिया। देखो तो पहला क्या, मोलरता, मोललता और मोलंस। बिहार बोर्ड में आए पूछने के लिए है तो बहुत सारा, लेकिन इसमें तो 3 ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मोल अंश तो 2024 में ही आ चुका है, इसी बार पूछा हुआ 2 नंबर में। तब मोलरता, मोललता और मोल अंश में ये तीनों का डेफिनेशन याद होना ही चाहिए, इसमें इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। दूसरा, वन टॉप गुणांक क्या होता है, आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन याद रख सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। देखो 3 ऑब्जेक्टिव किया अभी हमने, हाँ यही वन टॉप फैक्टर। तीसरा क्या, वाष्पीय दाब क्या होता है, अब पूरा चैप्टर में राउल्ट लोगों मैंने स्टडी किया था, वेबर प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन से कार्य पर निर्भर करता है, कि कैसे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर, ये सब देख लेना वहाँ पे। तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। चौथा क्या, हेनरी नियम को लिखो, थोड़ा बहुत यूज भी इसमें ऐड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कोका कोला में डिजोल्व करवाते हैं, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। 5वां क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 5 का ऑब्जेक्टिव है 2 नंबर का, और 2 तो 5 नंबर दिया, हाँ किसी एक को। पहला क्या, राउल्ट के नियम का उल्लेख करें। अब 2 टर्म पढ़ा था इसमें, राउल्ट के नियम में 2 पढ़ा था ना, एक अवाष्पशील को वाष्पशील में मिला दो, ऐसे करके 2 टर्म बना था। तो इसको इसमें आएगा ना, दोनों को उल्लेख कर सकता है, एक भी कर देगा, अगर अच्छा से लिखा हुआ रहेगा तो नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं दोनों करना है, अगर दोनों कर देगा तो और बेटर इसमें है, ठीक है, 5 नंबर पूछेगा तो। एक को भी कर देगा और अच्छा से पूरा डेफिनेशन बना के लिखेगा तो नंबर मिल जाएगा इसमें। अनुसंख्य, संख्य 100, हाँ या संयुक्त होता है। 5 में दूसरा क्या, देखो तो अनुसंख्य, सही तो है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, किस और कितने प्रकार का होता है, किसी एक अनुसंख्य गुणधर्म का क्या करो, उल्लेख करो। और ज्यादातर इंपोर्टेंट यहाँ पे है ना, परासरणी दाब पे पढ़ लेना। वैसे पढ़ने के लिए 4 तो इसमें है, लेकिन इंपोर्टेंट हमारा क्या होगा, परासरणी दाब क्या होता है वो पढ़ लेना। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में टेस्ट में मिलते हैं डायरेक्ट।